सर जैसे कि पोटास के अभी बात करत रहें तो पोटास के कमी ले सर फसल में माने कैसे लक्षण देखे बर मिलते? हाँ, देखिए पोटास की कमी में जो लक्षण मिलते हैं, एक तो अच्छे तरीके से बढ़वार नहीं होगा, अच्छे कण से नहीं निकलेंगे, फसल कोई भी हो उसमें अच्छे से चमक नहीं रहेगा। अच्छा, हाँ, जो बताया ना स्वस्थ अस्वस्थ फसल भी अलग से दिख जाता है, तो उसमें चमक नहीं रहेगा। और यदि हम साग सब्जी फलों में उपयोग कर रहे हैं तो फल में अच्छा चमक होना चाहिए, जैसे अभी टमाटर या गाजर का आपको बताए थे, है ना, मिर्च का। तो जो अच्छी फसल रहेगी पोटास का उपयोग करेंगे तो हमको उसका प्रभाव अलग देखेगा। यदि हम धान की फसल में भी उपयोग कर रहे हैं पोटास का, तो उसका जो पोची दाना बोलते हैं ना, वो नहीं रहेगा, अच्छा दाना भरेगा, वजन ज्यादा रहेगा। तो ये अलग प्रभाव दिखता है पोटास का। तो निश्चित रूप से पोटास का उपयोग करना ही है। इस चीज को भी हमारे किसान भाई बहन अपने मन में बना ही लें, कोई भी फसल लगाएं हमें पोटास देना ही है हर फसल में। हाँ हाँ हाँ। नगाई सर जैसे भुइयां के जैसे अगर हम बात करन का होते कि अंधाधुन जैसे रासायनिक खाद के जो छिड़काव है, एकर छिड़काव ले काए भुइयां हर दिनों दिन कड़ा हो जाते और पर्यावरण भी असंतुलन देखे बर मिलत है। तो एकर माने कैसे जानकारी ले सकत हैं किसान संगवारी मन? माने माटी परीक्षण ले कर सकत हैं, तो माटी के परीक्षण माने का बर जरूरी होते सर? देखिए मिट्टी का परीक्षण इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। आज यदि हम लोग भी किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले कोई भी बीमारी हो, सबसे पहले डॉक्टर क्या जांच लिखता है। हाँ। भाई हमारे शरीर में क्या है क्या नहीं, जब ये पता चलेगा तभी हम उसका उपचार करेंगे, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे जब उसका उपचार होगा। तो बिल्कुल वही स्थिति हमारी फसल में, हमारी मिट्टी में बन रही है कि जो हरित क्रांति आई है, हरित क्रांति आने के बाद निरंतर रूप से रसायनों का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है बहुत से क्षेत्रों में। तो कहीं ना कहीं हमारी जो मिट्टी की जो संरचना है वो भी खराब हो गई, जो उर्वरा शक्ति है वो भी कम हो गई। नगाई सर लगत है संगवारी के फोन हवे। हेलो किसान वाणी। हाँ किसान वाणी। हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत हवे। आप मन के नाम बताई है? नमस्कार पटेल साहब, सूरत रमेश साहू बोलत हैं जुनवानी ग्रुप ले। हाँ साहू जी, का हाल चाल हवे आप मन कोती? बस बढ़िया है आदरणीय, हम रबी फसल बोए हैं। हाँ हाँ हाँ। और में उनारी कुड़ी उनारी से बोए हैं आदरणीय। मक्का वक्का है, गेहूं है, चना है और उड़द वगैरह है। अच्छा, माने पानी के कैसे कैसे ढंग के पानी पलाना है एक संबंध में जानकारी लेना रही से आदरणीय। हाँ 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 हाँ। तो हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हमें वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नगाई सर। तो नगाई सर एमन माने पानी पलाए के बारे में जानकारी चाहिए कहत हमें। ठीक है साहू जी, है ना। तो आप लोग क्या क्या अभी गेहूं चना क्या क्या फसल लगाए? आदरणीय विशेषज्ञ नगाई महोदय जी राम राम, जय जोहार। हाँ जय जोहार, जय जोहार साहू जी। मैं गेहूं चना है और आपके मक्का भुट्टा किसे जला जो है। हाँ हाँ जी, समझ गया, है ना। एक फसल लगाए हैं तो ठीक है बिल्कुल। और गेहूं जाग गए है और ये पानी के कैसे ढंग के प्रबंधन करना है, पानी कैसे कैसे टाइप के पलाना है। हाँ, तो गेहूं में अभी कितने दिन का होगा गेहूं? 10-15 दिन का? ज्यादा दिन हो गया गेहूं को? गेहूं तो इसे 20 रोज हो गए। हाँ ठीक है। देखिए साहू जी, मैं ये चर्चा करना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आप बोले हर फसल का एक निश्चित रूप से अवस्था रहता है, उस अवस्था में पानी की विशेष रूप से आवश्यकता होती है पानी की। जी, जिसको हम बोलते हैं क्रांतिक अवस्था। जी। तो इस क्रांतिक अवस्था में यदि हम पानी अपनी फसल को दे देते तो निश्चित रूप से हमको अच्छा उपज प्राप्त होगा। तो गेहूं में मुख्य रूप से हमको 5 पानी की आवश्यकता रहती है गेहूं की फसल में। जो पहली आवश्यकता रहती है वो 21 से 25 दिन में, है ना, ग्राउंड रूट अवस्था जिसको बोलते हैं। और दूसरी अवस्था रहती है कण से निकलने पर 40 से 50 दिन में। तीसरा हमको पानी देना फूल आने की अवस्था जो 60 से 65 दिन में रहती है है ना। और चौथी अवस्था है दूध भरने की अवस्था, ये 80 से 85 दिन में, है ना। और 5वीं अवस्था है दाना भरने की अवस्था, ये 95 से 105 दिन के लगभग आएगी। ठीक है। तो ये जो अवस्था है, इन अवस्थाओं का हम लोग को विशेष रूप से ध्यान रखना है और हमको पानी देना है। और जो चना की फसल है, चना की फसल में हमको यदि 3 पानी होगा तो 3 पानी में भी आराम से पर्याप्त मात्रा में अच्छा उपज प्राप्त हो जाएगा। इसका पहला जो अवस्था रहेगा शाखा बनने पर ये 25 से 30 दिन में, और दूसरा अवस्था रहता है जो फली बनने पर ये 60 से 65 दिन में, और चौथा अवस्था है 80 से 90 दिन में, ये दाना भरने की अवस्था बोलते हैं इसको। तो इस अवस्था पर हमें विशेष रूप से पानी देना है।
अब हम लोग जो सिंचाई की पद्धति है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए पुराने समय में तो अब जान रहा है क्यारी विधि से पानी देते थे, फ्लड विधि से देते थे, है ना। अब आजकल जो स्प्रिंकलर सेट है तो उसके माध्यम से पानी देना बहुत अच्छा रहता, बहुत उपयोगी रहता, पानी भी हमारा कम लगता और फसल में समान मात्रा में पानी भी लग जाता। कभी कभी क्या रहता, हमारा खेत थोड़ा सा ऊंचा नीचा भी रहेगा तो यदि हम स्प्रिंकलर से पानी दे रहे तो पर्याप्त मात्रा में सभी तरफ पानी चल देता है। तो हमें स्प्रिंकलर विधि का उपयोग करना है साहब जी। ये दोनों तीनों फसलें हैं पानी देने के लिए। हाँ, और इसके अलावा आप जैसे उर्वरक वगैरह भी उपयोग करना चाहता है, करोगे अभी, है ना, फसल में। तो उर्वरकों में अभी जो हमारे आधुनिक उर्वरक आए, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और जो एनपीके आते हैं जो फॉलियर स्प्रे करने वाले हैं ना, जैसे एनपीके 19% हो गया, तो ऐसे उर्वरकों का भी हमको उपयोग करना है ताकि हमारी फसल देखेंगे हम बहुत अच्छा हमको परिणाम मिलेगा। क्योंकि ये जो उर्वरक हैं इनको सीधे पौधों की पत्तियों पर डालते हैं, ठीक है, पौधों की पत्तियों पर डाल दे, पौधों की पत्तियां सीधा अपना भोजन बना करके पौधों को उपलब्ध कराने का काम करती हैं। तो हमारी फसल पर बहुत अच्छा इसका प्रभाव पड़ेगा इन उर्वरकों का। तो आप लोग इनका भी उपयोग करें उर्वरकों का। हाँ साहू जी, एकर अलावा और कुछ जानना चाहिए जी? एकर अलावा भी है कि खाद कैसे कैसे ढंग के देना है प्रति एकड़? अच्छा, हाँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बता दे रहा हूँ, है ना जी। हाँ, मतलब 2.5 एकड़ के 1 हेक्टेयर। तो इसमें देखिए गेहूं में हमको नाइट्रोजन 100 kg, फास्फोरस 60 kg और पोटास 40 kg, ठीक है, 100, 60, 40 इस तरीके से हमको संतुलित मात्रा में उपयोग करना है। गेहूं की फसल में, मक्का की फसल में इसी तरीके से उपयोग करना है ना। और यदि दलहनी फसल है जैसे चना है तो उसमें 20 kg नाइट्रोजन, 40 kg फास्फोरस और 20 kg पोटास। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन कम क्यों देते हैं? क्योंकि दलहनी फसलों की जो जड़ें रहती हैं उसमें हम लोग देखेंगे नीचे तो उसमें कुछ गांठें रहती हैं, है ना, लेग्यूम्स बन जाते हैं। आप देखेंगे कभी कोई दलहनी फसल के पेड़ उखाड़ के देखेंगे तो वो जो गांठें बन जाती हैं वो वातावरण से नाइट्रोजन को अवशोषित करती हैं और पौधों को, फसलों को उपलब्ध कराने का काम करती हैं। तो इसीलिए चना की फसल में हमें कम खाद देने की आवश्यकता है, नाइट्रोजन है। तो हाँ, इस तरीके से उपयोग करेंगे। और जो आपको बोला था, आप इसकी जगह जैसे कभी कभी समस्या भी हो जाती ना, तो आप ना नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का उपयोग जरूर करेंगे। और जो हाँ, और जो फर्टिलाइजर जो सीधे फॉलियर स्प्रे के लिए आने लगे, स्प्रे करने के लिए, उनका उपयोग करेंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो हमारे किसान भाई बहन बोलते हैं ना, सर विटामिन डाल दूंगा ऐसे रिजल्ट मिलेगा, वैसे मिलेगा, तो ये बहुत अच्छा विटामिन है ये। जो हाँ, जो एनपीके जो आ रहा है उर्वरक, ये बहुत अच्छा विटामिन है। ठीक है, ठीक है साहू जी, ठीक है साहू जी, आप मन फोन करो, आप मन के माध्यम ले आओ, जो किसान मन के भी जिज्ञासा रथे वो जिज्ञासा के समाधान हो जाही। हमारे कार्यक्रम में जुड़ो, फोन करो, एकर खातिर बर आप मला बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको मला बहुत बहुत धन्यवाद, आदरणीय और जय जोहार। हाँ, तो नगाई सर, जैसे कि पहले चर्चा करत रहे माटी के परीक्षण के कहा, तो बिल्कुल मिट्टी परीक्षण देखिए इसीलिए आवश्यक है। अभी आपको मैं चर्चा किया कि हमारे किसान भाई भाइयों का जो खेत है, जहां हम लोग फसल लगा रहे हैं, खेत हो या टिकरा हो जो भी, तो ये जानना सबसे पहले कि उसका उर्वरता का स्तर क्या है। हमारी जो जमीन है, भुइयां है, उसका उर्वरता स्तर क्या है। अब वो उच्च स्तर का भी हो सकता, मध्यम स्तर का हो सकता या लो स्तर का हो सकता। तो इस चीज का हमको आवश्यकता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जब हमको पता चलेगा तभी हम आगे अपनी कौन सी फसल लगाएं, उस फसल के लिए हमको कितना उर्वरकों की जरूरत पड़ेगी, कौन सी फसल अच्छी रहेगी, ये सारी चीज़ों का मूल्यांकन हम लोग करेंगे। तो इसके लिए हमें मिट्टी परीक्षण करना बहुत आवश्यकता होता है। मिट्टी परीक्षण के लिए सबसे अच्छा क्या है, जब हमारा खेत खाली रहता है, खेत में कोई फसल न लगी हो, तो हम जैसे 1 एकड़ खेत है, तो 1 एकड़ खेत है तो मेड़ों से कम 10 से 15 फीट को हमको छोड़ना है किनारे से, और खेत के चारों कॉर्नर से और बीच से इस तरीके से कम हमको 5 जगह से, जो अंग्रेज का भी रहता है ना, जब हम रापा मारेंगे या अलग से जो अगर वगैरह आता है नमूना लेने के लिए, रापा भी मारेंगे तो ऐसा निशान बनता है तिरछा। तो जब इधर से रापा मारेंगे तो ऐसे तिरछा निशान बनेगा, फिर इस साइड से मारेंगे तो ऐसा तिरछा निशान बनेगा। तो ऐसे अंग्रेजी का जो भी रहता है ना, भी अक्षर का शेप बन जाता है। अच्छा, हाँ। तो अब जो भी अक्षर का जो शेप बनेगा, तो ये जो शेप के हमें दोनों तरफ से ऊपर से लेकर पूरे नीचे तक मिट्टी खुरचने का काम करना है। ये मान के चलिए 6 से 9 इंच का जो सबसे महत्वपूर्ण सतह रहता है। भाई जड़ें कितनी जाएंगी गहरी हमारी फसल की, 6 से 9 इंच प्राय। अच्छा, हाँ, इतना गहरी जड़ें जाती हैं। तो हमें उसी मिट्टी की जांच करना जरूरी रहता कि
वो जो शुरुआती मिट्टी है जो 9 इंच तक, वो उसका उर्वरता स्तर क्या है। तो हम अब ये अंग्रेज का भी बनेगा तो हम ऊपर से लेके दोनों नीचे सिरे से इसको खुरचना स्टार्ट कर देंगे और लगभग हमें एक जगह से 500 ग्राम मिट्टी को एकत्रित कर लेंगे। अच्छा, हाँ हाँ। अब चारों कॉर्नर से मिट्टी एकत्रित कर ली और बीच से एकत्रित, तो ये मिट्टी लगभग हो गया 2.5 kg मिट्टी हो गया। 500 ग्राम पांचों जगह से ले लिए। हाँ हाँ। ये लगभग 2.5 kg मिट्टी हो गया। तो इसको बढ़िया से हम कूट लेंगे, बारीक बना लेंगे, महीन बना लेंगे। कंकड़ पत्थर कांच कुछ होगा उसको हटा देंगे। कुछ हमारी फसल की जड़ वगैरह भी हो सकती है, हम उसको भी हटा देंगे और इसको बढ़िया से कूट लेंगे। जब इसको बढ़िया से कर देंगे और फिर उसको हम एक जो हमारी रोटी रहती चपाती गोल गोल, हाँ। हम उस तरीके से उसको फैला देंगे। जब फैला देंगे तो हम उसको फिर 4 भागों में काटेंगे। 4 भागों में काटेंगे तो उसमें से कोई भी जो आमने सामने वाले 2 भागों को ले लेंगे और ये आमने सामने वाले कोई भी 2 भागों को हटा देंगे। अच्छा, हाँ हाँ। तो इस तरीके से वो आधी रह गई। हाँ। हम इस प्रक्रिया को फिर एक बार करेंगे। तो इस तरीके से वो मिट्टी लगभग जो मिट्टी नमूना हम लोग जांच के लिए देते हैं 400 से 500 ग्राम मिट्टी एक नमूना में होना चाहिए। मिट्टी अच्छा। बढ़िया बारीक होना चाहिए, महीन होना चाहिए। तो अब ये जो मिट्टी है ये हमारा जो खेत है, हमारा जो टिकरा है, वो पूरे खेत का प्रतिनिधित्व करने वाली मिट्टी बन गई। हाँ, क्योंकि हाँ, हम लोग चारों कॉर्नर से नमूना लिए, बीच से भी लिए। तो इस तरीके से अब ये जो मिट्टी रहेगी हमारे पूरे खेत का प्रतिनिधित्व करेगी। इसको बोलते हैं सॉइल सैंपल, मिट्टी तो, नमूना। नगाई सर, हाँ। जैसे पहली जैसे हमन मिट्टी ला खोदत हन तो समतल ले कतक नीचे की मिट्टी ला लेना चाहिए। हाँ, समतल से वही बोल रहा हूँ। एक तो ऊपर में जैसे कोई भी फसल लगाए, मान लो धान ही लगाए हम लोग, हाँ, हाँ। तो उसका बढ़िया से जड़ वगैरह साफ कर दो। हाँ। 1-2 इंच में थोड़ा सा ऊपर से वो सफाई हो जाएगी। अब उसके बाद हमें 6 से 9 इंच, अच्छा, नीचे। हाँ 6 से 9 इंच मान के चलो, 1 बीता, हाँ, हाँ, हाँ। है ना, उतना मिट्टी हमको लेना है नीचे, ऊपर से लेके नीचे तक। केवल नीचे की नहीं, हाँ हाँ हाँ। ऊपर से लेके नीचे तक। ये इतना गहरा है, ये तो यहाँ भी जड़ रहेगी, हाँ। फिर बढ़ेगी, फिर जड़ यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ तक जाएगी। हाँ, हाँ, तो ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक का मिट्टी हमको ऐसे खरोचना है ना। हाँ। तो उसको हमको लेना है। अब मिट्टी नमूना लेते समय कुछ सावधानियां भी रखना जरूरी है भाई, हर काम में सावधानी की आवश्यकता रहती है। तो इसमें एक तो ये महत्वपूर्ण सावधानी रखना कि हम जहाँ मिट्टी नमूना ले रहे हैं वहाँ छाया नहीं होना चाहिए पौधे का। अच्छा, हम हाँ। छायादार स्थान से यदि मिट्टी नमूना लेंगे तो प्रभावित होगा, उसका कुछ उर्वरक स्तर अलग आ जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो छायादार स्थान से हमको मिट्टी नमूना नहीं लेना। जहाँ पानी ज्यादा भर रहा है खेत में उस स्थान से भी हमको मिट्टी नमूना नहीं लेना। अच्छा, हाँ। या जहाँ हम लोग खेत में वो गोबर खाद वगैरह डाल देते ना, कहीं ढेर बना देते हाँ, हैं, हाँ, हाँ। तो ऐसे उसके नीचे वाले स्थान से भी हमको मिट्टी नमूना नहीं लेना, क्योंकि वहां तो फिर उर्वरता स्तर बहुत ज्यादा निकल आएगा। हाँ, हाँ, तो ये कुछ सावधानियां हैं, हमको इन सावधानियों को भी रखना आवश्यक है। इस तरीके से जब हम मिट्टी नमूना एकत्रित कर लेते हैं तो वो मिट्टी नमूना हम हमारे जो ग्रामों में पता, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं कृषि विभाग के, हम अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को भी यदि उसके पास लक्ष्य है तो उसको नमूना दे सकते हैं। नहीं तो जो आजकल बहुत सारी प्रयोगशालाएं हो गई हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में मिट्टी नमूना प्रयोगशाला हो गई, बहुत सारे जिलों में भी मिट्टी नमूना परीक्षण प्रयोगशाला है, रायपुर में भी है। तो हम अपनी मिट्टी का परीक्षण करवा सकते हैं। इसका एक निर्धारित शुल्क रहता है। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो हम मिट्टी नमूना परीक्षण करवा सकते हैं। इसमें भी सामान्य मिट्टी परीक्षण भी होता है और ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व बताए थे उनका भी, दोनों तरह का मिट्टी परीक्षण होता है। तो हमारे किसान भाई बहन अपनी आवश्यकता अनुसार रायगढ़ जिले में तो जो पटेलपाली मंडी वहाँ पे प्रयोगशाला है मिट्टी परीक्षण, तो वहाँ नमूना डायरेक्ट जा करके भी अपना जो रसीद है उसको कटवा करके जांच करवा सकते हैं। अब इसका मिट्टी नमूना का जब हमारे पास परिणाम आता है तो वो परिणाम जब आएगा तो उसमें हमारी मिट्टी का उर्वरता स्तर क्या है वो सारी चीजें लिखी रहेंगी। और जब हम मिट्टी नमूना के साथ में जो पत्रक भरे थे उसमें आपका नाम, बल्दियत पिता का नाम, कौन गाँव है, क्या खसरा नंबर है, आजकल तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी आने लगा। अच्छा, हाँ। है, मिट्टी का प्रकार क्या है, हमारे पास सिंचाई का स्रोत है या नहीं है, कौन सी फसल हम लिए थे पिछला वाला और आगे हम कौन सा फसल लेना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें हम पत्रक में भर करके देते हैं। फिर उसके आधार पर जब वो जांच होता है मिट्टी का तो उसका परिणाम आता है जिसको सॉइल हेल्थ कार्ड बोलते हैं। अच्छा, हाँ, हाँ। आजकल माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम चल रहा है, प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, हाँ। वो भी चल रही है। तो उसका सॉइल हेल्थ कार्ड बन के आता है। अब वो सॉइल हेल्थ कार्ड में फिर सारी चीजें विवरण लिखा रहता है। अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। कि हमारी मिट्टी का उर्वरता स्तर क्या है, उच्च है, मध्यम या निम्न है, और हम जो फसल लगा रहे हैं उस फसल में हमें कितना गोबर का खाद उपयोग करना है, कितना हमको नाइट्रोजन या यूरिया उपयोग करना है, कितना DAP उपयोग करना है,
कितना फास्फोरस उपयोग करना है, कितना पोटास उपयोग करना है, वो सारा उसमें लिखा रहेगा। और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह की कमी रहेगी तो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी ब्यौरा दिया रहता है कि हमको इस माइक्रो न्यूट्रिएंट का सूक्ष्म पोषक तत्व के लिए उर्वरक का उपयोग करना है। नगाई सर लगत संवारी फोन हवे। हेलो हेलो साहब। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में आप मन के स्वागत हवे। हाँ जी साहब, मैं जितेंद्र दास मानिकपुरी बोल रहा हूँ सर। हाँ मानिकपुरी, का हाल चाल हवे? हाँ अच्छा है सर। और का बुता काम चलत हवे आप मन कोती? ये अभी गर्मी नहीं लगाया है सर। आप मन के गांव के नाम बताई हो? गणेश धाम पर थोड़ी जीरा वाला थे सर। हाँ तो अभी हमार आज के विषय हवे हाँ। रबी फसलों में सिंचाई व उर्वरक प्रबंधन तथा मृदा स्वास्थ्य के लिए माटी जांच। तो ये विषय में आप मन का जानना चाहिए हो? जैसे सर अभी मैं धान लगाया हूँ सर। हाँ तो उसमें पानी अभी कब देना है सर और खादों कब देना है सर? नगाई सर ये मन धान के खेती करीन हुए और उर्वरक प्रबंधन और पानी की सिंचाई कैसे माने देना है करके जानना चाहता हूँ। बोई हो गया है सर, धान बोई कर दिया हूँ सर। हाँ 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 लाई चौकी किया हूँ सर। ठीक है ना। हमार नगाई सर बैठी हमें स्टूडियो में। अब धान तो आप ना बुआई कर दिया ना? हाँ हाँ, तो धान में फसल में तो प्राय देखो पानी भरने की आवश्यकता रहेगी। और यदि श्री पद्धति से धान लगाए हों तो फिर उसी में हमको सिंचाई प्रबंधन वैसे रूप से करना पड़ता है। तो ये धान का सिंचाई है। और जो उर्वरक हैं, धान के उर्वरक में हमको जो आपको बताया था फास्फोरस और पोटास, इसका संपूर्ण मात्रा हमको शुरुआत में उपयोग करना है। और जो नाइट्रोजन है जिसको हम मुख्य रूप से यूरिया से देते हैं, तो इसका हमसे और 3 भाग में बांट के उपयोग करना है। और धान में प्रति हेक्टेयर में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता रहती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो हमको है ना, हमको इस तरीके से संतुलित उर्वरकों का उपयोग करना है। और मैं आपको एक सलाह और देना चाह रहा हूँ। अभी जो हमारे नए नए उर्वरक आए हैं, आधुनिक उर्वरक, जैसे नैनो यूरिया, नैनो DAP, तो हमको इसका उपयोग भी ज़्यादा करना है। इसका उपयोग हमको हाँ। और बहुत सारे उर्वरक आजकल फॉलियर स्प्रे जो सीधा सिंचाई करते हैं, जैसे हम लोग दवाई डालते हैं ना, वैसे उर्वरकों का भी उपयोग करते हैं सीधा। तो हमें ऐसे उर्वरकों का भी उपयोग करना है, जैसे NPK हो गया 19% हो गया, है ना। तो इसका भी हम उपयोग करेंगे तो हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो बोलते हैं ना विटामिन उपयोग कर रहा है ये, तो इस बहुत अच्छा विटामिन का काम भी करेगा उर्वरक NPK। तो हमें इसका भी उपयोग करना है। और इसी तरीके से हम संतुलित मात्रा में उपयोग करेंगे। पोटास का उपयोग जरूर करेंगे। हाँ, और यदि हम जिंक सल्फेट का धान के खेत में उपयोग नहीं कर रहे तो एक साल छोड़ के एक दूसरे साल हमें जिंक सल्फेट का भी उपयोग करना है ना। उसका 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर। हाँ, क्योंकि फिर जिंक सल्फेट यदि नहीं डालेंगे तो फिर वो खैरा बीमारी हो जाता है और फसल हमारी अच्छी नहीं हो पाती, उपज हमको अच्छा नहीं मिल पाता। तो पानी देना है तो सर कितने दिन में देना है सर? अभी निकला नहीं है, मकान छीटे हैं सर। क्या किस में? मचई की मकान का भी छीटे हैं सर, लाई चौकी करके सर। अब उसमें आप देखिए, देखो धान की फसल में प्रायः तो किसान अब पानी भर के रखते हैं, है ना। तो अब हम यदि देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी भरने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि धान की आजकल जो नवीन पद्धति है SRI श्री पद्धति बोलते हैं, तो उसमें हमको पानी तभी देना होता है जब हमारी मिट्टी में ये दरारें पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, हाँ, उनको उर्वरक प्रबंधन बोलते हैं। लेकिन वो स्थिति हमारा खेत एकदम समतल हो और तभी वो संभव होती है। तो अब आवश्यकता अनुसार देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी भर के भी न रखें, क्योंकि क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा भी पानी भर के रखते हैं तो भी हमारी फसल की बढ़वार रुक जाती है, कम से कम निकलते हैं। तो शुरुआती अवस्था में हमको कम पानी रखना है। हाँ मानिकपुरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अच्छा जानकारी दिया सर, डॉक्टर साहब से, है ना। आप मन के माध्यम ले आओ जो हमारे श्रोता संगवारी मन है, किसान संगवारी मन है, ओ मन ला भी जानकारी मिल ही कह। और जो मचा के जो बुआई करे है ना, तो वह जर्मिनेशन हो ही थोड़े थोड़े हो ही, ओकर बाद पानी भरी है। अच्छा सर, जी सर, है ना। मैं विशेषज्ञ से स्पेशली जानकारी लेना चाहता हूँ सर। हाँ, तो आप मन के माध्यम ले आओ दूसरा संगवारी मन भी जानकारी मिली। फोन करो एक खातिर पर आप मला बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। हाँ तो सर, अभी जैसे माने हमन चर्चा करते रहने कर पहले माटी जांच के जो प्रक्रिया के विषय में भी आप मन जानकारी देवा। तो सर, एकर
जो सही समय सर, जैसे कि अभी जैसे खरीफ फसल कटाई के बाद खेत खाली होते या रबी के बाद खेत खाली होते, तो कौन हर उपयुक्त समय माने जाते सर मिट्टी जांच पर? देखिए हमारे किसान भाई बहनों, जो जहाँ सघन खेती हो रही है, जहाँ खरीफ की फसल भी ले रहा है, रबी की फसल भी ले रहा है, जायद की फसल भी ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारे किसानों को खेत खाली नहीं रहता। हाँ। तो उस स्थिति में फिर गर्मी का समय ठीक है। और अभी हमारे किसानों का जहाँ रबी फसल नहीं लगा रहा है, तो वो अभी मिट्टी नमूना दे सकते हैं, क्योंकि खेत खाली है। हाँ, वो आराम से मिट्टी नमूना भी दे सकते हैं। तो जो अगली फसल लगाएंगे उससे पहले हमको रिजल्ट भी मिल जाएगा, परिणाम आ जाएगा। अच्छा। तो आराम से अच्छा समय है, जहाँ खेत खाली, जहाँ हमारे किसान फसल नहीं लगाए, अभी मिट्टी नमूना देने। और जहाँ फसल लगा है, तो वो जो अभी रबी फसल का कटाई होगा, यदि जायद फसल नहीं लगाएंगे, वो मार्च या अप्रैल का समय होगा, मई का समय भी हो सकता है, तो उस समय मिट्टी नमूना दे दें और अपना परीक्षण करवा लें। बहुत उपयोगी है मिट्टी परीक्षण। तो इसमें ये ध्यान रखना, जैसे जहाँ किसान साल में केवल एक खेत में एक ही फसल लगा रहे हैं, तो उनको तो हर तीसरे साल मिट्टी जांच कराने की आवश्यकता है। हाँ। और ऐसे किसान जो एक खेत में एक साल में 3 या 4 फसलें लगा रहे हैं या उससे भी ज्यादा लगा रहे हैं, तो उनको प्रतिवर्ष मिट्टी जांच कराने की आवश्यकता रहती है। तो इसका हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के पास लक्ष्य भी आता है। और नहीं तो निकटतम जो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, वहाँ भी हमारे किसान भाई बहन जाके सीधा करवा सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों में भी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला वहाँ भी करवा सकते हैं। और आजकल तो हमारे जो ब्लॉकों में कुछ स्वामी आत्मानंद स्कूल, पीएम श्री स्कूल है ना, उनमें भी कुछ नई जो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला लैब खुल रही हैं। अच्छा। तो उनमें भी जाँच करवा सकते हैं। और कुछ जिलों में जो निजी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला वो भी प्रारंभ हो गई हैं, तो उसका भी पता करके वहाँ भी मिट्टी परीक्षण आसानी से करवा सकते हैं। एकर अलावा सर, जैसे माटी जांच के जो परिणाम है, कह सॉइल हेल्थ कार्ड, जैसे किसान ला पता चल जाते कि कौन पोषक तत्व की कमी है, कौन पोषक तत्व की अधिकता है, तो एमे माने किसान ला बहुत ज्यादा माने सहूलियत हो जाती, कह बिल्कुल सहूलियत हो जाता। देखिए अभी तक हम लोग एक जो चर्चा कर रहे थे उर्वरक प्रबंधन, तो उर्वरक प्रबंधन में सारी चीजें आ जाती हैं। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे संतुलित उर्वरकों की बात कर रहे थे, एक शब्द उपयोग किया संतुलित उर्वरक। तो संतुलित उर्वरक तो ठीक है, सभी के लिए है, लेकिन ये जो संस्तुत उर्वरक आएंगे, रिकमेंडेड फर्टिलाइजर, मतलब हमारी इस फसल को कितना क्या उपयोग करना, वो है ना, वो अनुशंसित वो आएगा उसमें लिख के सॉइल हेल्थ कार्ड में। तो निश्चित रूप से किसानों को बहुत सहूलियत होगा, अनावश्यक उर्वरक उपयोग भी नहीं करना पड़ेगा और अनावश्यक हमारी कृषि की लागत भी नहीं बढ़ेगी, अनावश्यक हमारी भूमि पर या वातावरण में उसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होगा। तो बहुत अच्छा है और हमारे सभी किसान भाई बहनों को इसका मिट्टी का परीक्षण निश्चित रूप से करवाना चाहिए समय समय पर, जो आप लोगों को बताया जानकारी अनुसार, ताकि हमको पता रहे कि हमारे कौन से खेत की, कौन से टिकरा की उर्वरता स्तर क्या है, ये हमको पता होना चाहिए। नगई सर, बहुता का होती कि जैसे बहुत दिन ले जैसे माटी जांच नहीं करत हैं, तो अंधाधुंध छिड़काव करत हैं आज भी बहुता किसान मन, लेकिन वो मतलब पता नहीं है कि कौन पोषक तत्व के माने कमी है, कौन पोषक तत्व की अधिकता है, और अधिकता वाला पोषक तत्व वाला भी डालत है, जो हर की माने भुइयां पर कोई उपयोगिता नहीं हुई। तो ये हर एक प्रकार से आर्थिक लागत किसान के बढ़त जात है। बिल्कुल सही बात है, आर्थिक लागत किसान की बढ़ रही, ये एक विषय है। दूसरा ये भी है कि हमारी जो मिट्टी है उस पर उसका साइड इफेक्ट बोलते हैं ना, दुष्प्रभाव, वो दुष्प्रभाव मिट्टी पर पड़ रहा है, उसकी संरचना पर पड़ रहा है, उसका जो उपजाऊ शक्ति उस पर पड़ रहा है। क्योंकि मिट्टी ऐसी चीज है, हमारी कृषि ऐसी चीज है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी भी है, हमको स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ कृषि, स्वस्थ वातावरण उसको भी दे करके जाना है, ताकि आने वाले दिनों में भी अच्छे से कृषि उद्यान की कार्य हो सके और जो भरण पोषण है जनता का वो हो सके, ये सारी चीजें। तो हमें अपनी मिट्टी को, भुइयां को स्वस्थ रखना है, समृद्ध बनाना है। तो इस चीज का विशेष रूप से उपयोग रखना है कि जो संतुलित उर्वरक हैं, जो अनुशंसित उर्वरक हैं, उन्हीं का उपयोग करना, अनावश्यक उपयोग नहीं करना। क्योंकि देखो उर्वरक महंगे भी हैं, लागत बढ़ रही, बहुत ज्यादा महंगे, आप सभी लोग जान भी रहे हो, सरकार से बहुत ज्यादा उसमें छूट भी रहता है, सब्सिडी भी रहता है, तो लागत उसका बहुत ज्यादा। तो हमको लागत भी कम करना और अनावश्यक जो उर्वरक उपयोग उसको भी कम करना है, ताकि संतुलित उपयोग करना है। क्योंकि अभी आप लोगों से जो चर्चा किया था, कोई भी चीज हो, बोलते ना दवाई भी यदि आवश्यकता से अधिक उपयोग कर लोगे तो उसका साइड इफेक्ट होगा। तो वही स्थिति हमारे इसका भी उर्वरकों का, रासायनिक उर्वरक है, संतुलित उर्वरक करोगे फायदा देंगे और जो ज्यादा उर्वरक उपयोग होगा तो उसका नुकसान भी होगा। तो एकर खातिर वर हमार जो किसान संगवारी मन है, माने आवश्यकता के हिसाब से मिट्टी के जांच करवाना अब बड़ा आवश्यकता है। एकर अलावा सर, जैसे कि माने एक फसल है, जैसे माने एक खेत है, उसमें माने जैसे 2 फसल 3 फसल अगर हमन लेत हवन,
तो ऐसने स्थिति में मैंने हर साल करवाना चाहिए मिट्टी परीक्षण। हाँ, यदि हम एक खेत में एक साल में केवल एक फसल ले रहे हैं तो आराम से 203 साल में करवाना चाहिए। और यदि ये किसी भी खेत में हम यदि सघन कृषि पद्धति अपना रहे हैं, 2-3 फसलें ले रहे हैं, 3 से ज्यादा भी फसलें ले रहे हैं, तो हमको प्रत्येक वर्ष करवाने की आवश्यकता रहती है। अच्छा, हाँ। एकरे संग संग जाय के बखत बेरा पहावत है, तो नगाई सर आप मन हमर आकाशवाणी स्टूडियो में आवो और किसान भाई मन के जिज्ञासा के संग फोन के माध्यम ले ओकर समस्या के समाधान करे की कोशिश करो। एकर खातिर बर आप मला बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई मन आप मन ला घोलो धन्यवाद हवे कार्यक्रम सुने और फोन करे बर। तो आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहीस पंकज धवलकर के, प्रस्तुति सहयोग रामविलास पटेल और संचालन में विशेषज्ञ आप मन के मझोलन रहे मैं किसान वाणी के गोटकार संगवारी और आप मन के मयारू मितान सुशील प्रधान और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रहीन नीरज प्रभाकर। तो संगी हो देवा विदा जात जात जम्मो संगी संगवारी दाई बहनी लइका सियान सब बोला आप मन के गोटकार संगवारी सुशील प्रधान को तिले राम राम जय जोहार।